अब MPPSC 2022 मेंस के लिए ज़्यादा समय नहीं बचा है और जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा आपकी चिंता और जिज्ञासाएं बढ़ती जाएंगी। हो सकता है मेरा ये वीडियो आपकी इन समस्याओं का समाधान कर पाए। मैं पहले ही स्पष्ट कर दे रहा हूँ, यह वीडियो एक सलाह के रूप में लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आप लोग मेंस की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपकी रणनीति और प्लानिंग पहले से ही चल रही होगी, पर उन रणनीति और प्लानिंग में कहीं कहीं आत्मविश्वास कम होने लगता है, कहीं कहीं कन्फ्यूज़न होने लगता है। तो शायद ये वीडियो आपके आत्मविश्वास को बढ़ा पाए और जो तैयारी के दौरान थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है शायद उसको कम कर पाए। बाकी मेरी बात अगर आपकी प्लानिंग और रणनीति पर कहीं भी फिट नहीं बैठ रही है तो मेरी बातों को सिरे से नज़रअंदाज करना ही बेहतर होगा। क्लियर है ये बात? मैं वही घिसी पिटी बातें बोलने वाला हूँ और शायद यही मेरी घिसी पिटी बातें सफलता का मूल मंत्र है। यदि आप चाहते हो कि 2022 का मेंस आप अच्छे से कर पाएं, बढ़िया नंबर के साथ पास हो, तो इन 5 स्टेप को फॉलो करो। पहला स्टेप, सबसे पहले देखो कि भले ही आप तैयारी काफ़ी लंबे समय से कर रहे हैं, एक बार सिलेबस को फिर से देखो। सिलेबस में जितने भी पेपर हैं उन पेपर में ये देखो कि आपने कौन कौन से टॉपिक हैं जो कंप्लीट कर लिए हैं, उन पर टिक लगा दो। और ये देखो कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो अभी कंप्लीट ही नहीं हुए हैं, उनको क्रॉस कर दो। तो यानी सिलेबस का कितना % आपने कंप्लीट किया है। अब होता तो ये है कि यदि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम जो सिलेबस में लिखा है 100% उतनी बातें तो मालूम होनी चाहिए। अटेम्प्ट कितना कर पाते हैं वो बात अलग है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि यदि आप 70% तक अच्छे से सिलेबस को कवर करके जाते हैं तो भी आपका मेंस अच्छा ही जाएगा। अब 100% तो हाइपोथेटिकल हो गया, कोई कंप्लीट नहीं कर सकता। 70% कंप्लीट करना एक जायज़ सी बात लग रही है, खासकर जब समय कम हो और हम कंफ्यूजन की स्थिति में हो। तो देखो क्या आपने ये वाला काम किया है। यदि आप बिना सिलेबस देखकर तैयारी कर रहे हैं तो आप मानो गलत दिशा में जा रहे हो। तो अच्छी रणनीति वो होती है जिसको ये मालूम है कि सिलेबस में जो जो पॉइंट लिखे हैं पहले मैं वो कंप्लीट कर लूं। जैसे लिखा हुआ है उदाहरण के लिए कि भारत की वनस्पतियां, तो पहले आप भारत की वनस्पतियों पर ही काम करें, फिर वनस्पतियों का जन्म कैसे हुआ, वनस्पतियों में लगने वाले रोग, ये एडिशनल काम है। जैसे महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत मान लो सिलेबस में लिखा है तो केवल पहले महाद्वीप विस्थापन सिद्धांत को ही पढ़ो। जब समय बचेगा फिर प्लेट टेक्टोनिक पढ़ो, फिर सागर नितल प्रसरण सिद्धांत पढ़ो। कहने का अर्थ यह है कि सिलेबस में जो जो शब्द लिखे हैं पहले उनको कंप्लीट कर लो। उस हिसाब से कह रहा हूं कि पहले सिलेबस 100% कंप्लीट कर लो। अधिकांश बच्चे यही नहीं करते और PSC का स्तर क्या है, वो सीधे उसी टॉपिक की परिभाषा पूछ लेगा। जैसे लिखा हुआ है सुदूर संवेदन, तो प्रश्न क्या पूछेगा, सुदूर संवेदन किसे कहते हैं। हम लोग उल्टा सीधा पढ़ने में लगे हुए हैं और वो हमसे बेसिक चीज पूछ लेता है। तो सिलेबस पढ़ने का पहला फायदा ये होगा कि हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होगा और हमें भटकाव नहीं आएगा। दूसरा मुझे जो लगता है सिलेबस पढ़ने का फायदा वो ये है कि यदि आप सिलेबस को अपने दिमाग में रखते हैं तो नोट्स को अपडेट करने में बहुत हेल्प मिलती है। यदि अभी तक आपने ये काम नहीं किया है तो अभी भी समय है, एक दिन में ये काम हो सकता है। क्योंकि जब सिलेबस दिमाग में रहता है, हम कोई भी न्यूज़ या पत्रिका पढ़ते हैं तो वो कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में बना रहता है और हम उसको अपने नोट्स में ऐड कर लेते हैं। इसलिए सिलेबस के बिना तैयारी करना तो मूर्खता होगी और मुझे विश्वास है कि इसमें सब बच्चे जो देख रहे हैं उन्होंने ये काम जरूर किया होगा। अब आते हैं दूसरी तरफ। दूसरा जो मेरा पहलू लगता है वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, PYQs, और ये आपको लगाने हैं 2014 से लेकर 2021 का जो अभी मेंस हुआ था इनके बीच में। ये आपको पिछले साल के अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करने हैं। अगर आप ये करते हो तो आपको ये समझ में आएगा कि एग्जाम में पूछने की प्रवृत्ति क्या है। उदाहरण के तौर पर समझना कि भूगोल में उसने एक बार किरकुक पूछा था, एक बार कुजनेट्स पूछा था, एक बार मंगला पूछा था। तो हमसे निष्कर्ष क्या निकला, हमसे ये निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि MPPSC को
खनिज तेल वाले जो संसाधन क्षेत्र हैं उनसे प्रश्न बनाने का बड़ा शौक है। जो अभी प्री हुआ था कल, उसमें भी अगर आप देखोगे तो तेल से संबंधित प्रश्न जरूर पूछा है। तेल निकालने का बहुत शौक है पीएससी को, ये ध्यान रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि आपको कितना पढ़ना है और कितना छोड़ना है। ये बताते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, किसको कितने डेप्थ में पढ़ना है और किसको कितने सतह पर पढ़ना है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रटे हुए हैं, और मैं तो कहता हूं कि जिस भी टॉपिक की आप तैयारी कर रहे हो अभी मेंस में, जिसके अभी रिवीजन कर रहे हो या जिसका भी मेंस में टेस्ट देने जाने वाले हो, आप पहले उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो, फिर उसकी तैयारी करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर दिमाग में रखो। तो ये दो काम जब आप करते हैं तो आप मानो कि 50% तो आप जंग वैसे ही जीत गए। अब आपको किसी गुरु की जरूरत नहीं है, हाय सर हम क्या करें, हाय सर हम क्या करें, सबसे बड़े गुरु यही है। फिर तीसरा काम आप ये देखो कि आपने नोट्स बनाए हैं या नहीं। अब जिस बच्चे के नोट्स कंप्लीट नहीं है, स्पेशली सिनॉप्सिस कंप्लीट नहीं है अगर, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जिस बच्चे के सिनॉप्सिस अगर कंप्लीट नहीं है उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है ये। क्योंकि होता क्या है कि हम पढ़ते तो पूरे साल हैं, और जब पेपर होगा मेंस में तो 6 पेपर में गैप तो मिलता नहीं है। अब गैप नहीं मिलेगा तो रिवीजन नहीं हो पाएगा। और रिवीजन क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि हमने नोट से पढ़ा है, किताबों से पढ़ा है। अब किस नोट से पढ़ा था, किस किताब से पढ़ा था, एंड टाइम पे याद ही नहीं आएगा। तो आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जैसे मान लो भूगर्भ शास्त्र पढ़ा आपने, तो भूगर्भ शास्त्र के जो मेन नोट्स होंगे वो 150 पन्ने के होंगे। कमाल की बात है कि यदि आप उसको 10 पन्ने में समेट पाए तो उसे बोलते हैं सिनॉप्सिस। इस हिसाब से आपके 10 यूनिट हैं, तो आपको कितने टोटल, अगर आप 10 लगे तो 40 यूनिट पढ़ेंगे इस प्रकार से। तो 400 पन्ने का आपका एक सिनॉप्सिस नोट्स होगा जिसमें पूरा रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। आप मेरी बात समझ पा रहे हो? तो नोट्स पे अच्छे से काम कर लो। अभी सर अभी मैंने नोट्स नहीं बना पाए हैं सर, मेरा ये टॉपिक रह गया, मेरा वो टॉपिक रह गया, अब इसके लिए समय तो नहीं है। फिर भी आप कोशिश करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो जो महत्वपूर्ण लग रहा है उनके सिनॉप्सिस नोट्स बना लो। और इसके बाद जो असली काम है वो है रिवीजन। अब आपको फिर करना है रिवीजन। किसका रिवीजन करेंगे? इन्हीं नोट्सों का रिवीजन करेंगे और कोशिश करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। और जो लास्ट बचता है फिर उसमें आपको क्या करना है? फिर आपको करना है टेस्ट, प्रैक्टिस करनी है। और कोशिश ये करो कि आप 6 घंटे लिखें। अब टेस्ट को लेकर मैं एक बात बोल दूं कि मेंस का जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हो, या जहां भी आप लोगों ने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की हुई है, ये कंपलसरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। मेंस में जितनी बातें मैं बता रहा हूं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है मेंस की टेस्ट देना। आप जितना ज्यादा आंसर राइटिंग करोगे आपको उतना निखार आएगा। कोशिश ये करो कि आप आंसर राइटिंग के लिए 9 से 12 का समय ले लो सुबह के लिए। इससे क्या है, आपको बैठने का एक पूरा शेड्यूल तैयार हो जाएगा कि मुझे 9 से 12 के बीच में बैठना है 3 घंटे। और दूसरा टेस्ट कोशिश ये करो कि आप किसी फोटोकॉपी की दुकान से जाओ और किसी भी कोचिंग का टेस्ट लेके उसको घर पे प्रैक्टिस करो। तो 3 घंटे तो आंसर राइटिंग जहां कर रहे हो वहां लिखो और 3 घंटे घर पे लिखो। तो दिन में 6 घंटे लिखने का प्रयास करो। अब अगर आप 12 घंटे पढ़ रहे हो तो 6 घंटे सिर्फ लिखने पे प्रयास करो आप, और बाकी जो 2 घंटे उसमें रिवीजन करो, और बाकी हुई चीजों पे जो काम रह गया उस पर काम करो। पर जितना लिख सकते हो उतना लिखो, बचे हुए समय में इतना लिखो कि हाथ की उंगलियां सूज जाएं। सर हम आंसर राइटिंग अच्छी कर रहे हैं कि बुरी कर रहे हैं हमें कैसे मालूम चलेगा? आप किसी भी कोचिंग में जा रहे हो ना, जो भी लड़के लोग कॉपी चेक कर रहे हैं वो सब बच्चे ही हैं जो तैयारी कर रहे हैं। तो उनके फीडबैक पे ज़्यादा सीरियस नहीं लेना है। उनका काम लाल कलम चलाना है, तुम्हारा काम केवल लिखना है। लिखने में फॉर्मेट याद रखो, किस प्रकार का फॉर्मेट प्रयोग किया जा रहा है। टेस्ट सीरीज जो देने जा रहे हो, बस आप देखो कि टेस्ट मिला, पेपर मिला, समय मिलाओ, फॉर्मेट देखो कि मैं फॉर्मेट तैयार कर पा रहा हूं कि नहीं। नंबर कितने दे रहे हैं वो मैटर नहीं करता, मैटर वो करेगा कि आयोग ने हमें कितने नंबर दिए। तो मैं तो ये निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यदि आप अभी से तैयारी करते हो, और मैं मानता हूं कि आपके पास 12 घंटे हैं, और अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, भोपाल कहीं भी कर रहे हो, और माँ बाप ने पढ़ने के लिए भेजा है, तो हल तो चलाओगे नहीं, मजदूरी तो कर नहीं रहे हो। अब इसमें कई बच्चे ऐसे होंगे जो आर्थिक स्थिति से तंग होंगे। ये मेरा तंज उन बच्चों के लिए है जिनके माँ बाप ने उन्हें पढ़ने के लिए सिर्फ हॉस्टल में रखा हुआ है। मेरा तंज उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं,
घर की स्थिति से परेशान हैं, उनके स्ट्रगल को मेरा सलाम है। मेरा तंज उन नालायकों को है जो घर से आ गए हैं, दिन भर रील खिसका रहे हैं मेंस के नाम पर, इस यूट्यूब चैनल पर जा रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उस कोर्स को खरीद रहे हैं, उस बुक को खरीद रहे हैं। इससे कुछ नहीं होगा। असली मेहनत क्या है? 12 घंटे में 6 घंटे राइटिंग करना है। अब 2 घंटे रिवीजन करना है, 1 घंटे वैल्यू एडिशन करना है, 1 घंटे अभी इस समय लास्ट समय में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस सिलेबस को और खासकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर मनन करना है, मनन करना है। और लास्ट टाइम जो चीजें हैं जिसमें मैं बोलूंगा वो है करंट के टॉपिक से 3 मार्कर निकालने का प्रयास करना है। तो जितना तुम्हारे पास समय बचता है उसमें सोचो, मैक्सिमम टाइम है कि आप लिखने का प्रयास करो अभी से, जितना भी समय बचा हुआ है। ये मेरा सलाह है, आपको मानना है कि नहीं मानना आपके ऊपर है। फिर से बोल रहा हूँ, रणनीति में फिट नहीं हो रहा है बात मत मानो, पर एक बात जरूर मानो, आंसर राइटिंग करो, खासकर 9 से 12 के बीच में जरूर करो, शायद परिणाम अच्छे आए। डरो मत मेहनत करने से, है ना। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है मेंस पास करने की, सिर्फ और सिर्फ हाथ की उंगलियों में सूजन ही आपको मेंस पास करा सकती है, बात खत्म। बीमार नहीं होना है, आंखें मत सुजा लेना, उंगलियां मत तोड़ लेना। मेरा ये कहना का मतलब है ऐसी मेहनत करो कि जिसका परिणाम अच्छा आए। चलो मिलते हैं फिर। जय हिंद, जय भारत।